Hello, dear students. Hope you all are fine at your places. बेटा आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर। आज के टॉपिक में बेटा इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर को डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही है, आपने मे भी हो सकता है लोअर क्लासेस में इसको पढ़ा हो, पर लेकिन हम अपने लेवल पे इसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा है प्रिंसिपल को डिस्कस करना कि किस प्रिंसिपल पर पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर, मैं थोड़ा सा इसके साइज को रिड्यूस कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। अब देखो बेटा, प्रिंसिपल जिस पे ये पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है वो आपके पास है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर बेटा इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो पीजो हियर स्टैंड्स फॉर प्रेशर। आपको ये दिमाग में रखना है, पीजो हियर स्टैंड्स फॉर pressure, and electric effect, as you already know, electric effect is the kind of the electricity that is produced in this circuit, जो सर्किट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, because of pressure। तो आप ये लेके चलिए, इसके प्रिंसिपल को जब हम डिस्कस करेंगे तो दिमाग में ये जो आपके पास टर्म है वो टर्म ही आपके पास हर तरह का इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें करना क्या है, इसमें हम प्रेशर की मदद से हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस को जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिकल पल्सेस मींस इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं ईएमएफ को इंड्यूस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। क्योंकि जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण सर्किट में क्या फ्लो करना शुरू कर दे, करंट। तो हम कह सकते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसमें हम प्रेशर के कारण इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब प्रिंसिपल ये है क्या, और आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर इस प्रिंसिपल पर कैसे वर्क करता है। तो हम पहले डिटेल में इस प्रिंसिपल को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखिए, फोकस पूरा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर रखना है। क्योंकि जब आपके पास जस्ट लाइक जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन जो था मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर जब हमने डिस्कस किया था, तो सबसे पहले हमने मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट को बताया था। सिमिलरली जब आप पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर को कर रहे हैं तो पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर को समझने के लिए आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पहले समझना जरूरी है। आप लेट कीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है और वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मेरे पास पैरेललोपिपेड शेप में है। जैसे मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल डेवलप कर रहा हूँ विच इज ऑफ द शेप ऑफ अ पैरेललोपिपेड शेप। मैं लेट कर रहा हूँ ये मेरे पास कोई पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है जो हम लेते हैं। लेकिन बेटा इसमें एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि ये हर कोई क्रिस्टल इस तरह का इफेक्ट जनरेट नहीं करता। नेचर में कुछ खास ही क्रिस्टल्स हैं, हमारे नेचर में कुछ खास क्रिस्टल्स हैं जो आपके पास इस तरह का इफेक्ट क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उन खास क्रिस्टल्स में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है, एक तो है आपके पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल, आपके पास हम इसमें एक कैल्साइट क्रिस्टल भी लेते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल, या फिर हम इसमें टर्मोलाइन की बात भी कर सकते हैं, टर्मोलाइन क्रिस्टल। तो ये सभी क्रिस्टल्स की टाइप्स हैं, तो डिफरेंट क्रिस्टल्स आपको इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। अब पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग है क्या, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि अगर आप इस तरह की पैरेललोपिपेड शेप्ड जो आपके पास क्रिस्टल आप ले रहे हैं, ईदर फ्रॉम द क्वार्ट्ज और फ्रॉम द कैल्साइट और फ्रॉम द टर्मोलाइन, आपके पास अगर उसका शेप पैरेललोपिपेड है, जैसे आपके पास एक क्यूबाइडल शेप जिसको हम कहते हैं, पैरेललोपिपेड शेप हम उसी को कह रहे हैं। अगर मैं इसके टोटल फेसेस की बात करूं तो आपको इस क्रिस्टल के टोटल फेसेस कितने दिखाई दे रहे हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट एंड बैक। टोटल आपके पास यहाँ पर बेटा 6 फेसेस हैं। अगर इस क्रिस्टल के कोई दो अपोजिट फेसेस लिए जाएं, जैसे मैं टॉप और बॉटम की बात करता हूं, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस, मैं टॉप सरफेस को यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करें। टॉप सरफेस
मैं जिसको शेड कर रहा हूं ग्रीन कलर से, और बॉटम फेस जिसको मैं यहां पर ग्रीन से शेड कर रहा हूं। मैं लेट कर रहा हूं कि हमारे पास ये पैरेललोपिपेड शेप जो आपके पास क्रिस्टल है, विच इज मेड अप ऑफ दीज क्रिस्टल। तो आपके पास ये जो शेप है ये पैरेललोपिपेड है, जिसको हम क्यूबॉइडल शेप भी कहते हैं। अगर मैं इसकी दो ऑपोजिट फेसेस के ऊपर बाय एनी हाउ मैं कुछ प्रेशर जनरेट करता हूं, मैं लेट करता हूं मैं इसको टॉप से भी कुछ प्रेशर जनरेट कर रहा हूं और बॉटम से भी आप कुछ प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। मीन्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम आपने प्रेशर जनरेट किया। अब प्रेशर बेटा आपको पता ही है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आप बताइए, आपने जब इसके सरफेस एरिया के ऊपर, टॉप वाले सरफेस एरिया के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, दैट एक्चुअली क्रिएट्स व्हाट, द प्रेशर ओवर देयर। तो हम कह सकते हैं हमने टॉप और बॉटम पे हमने कुछ फोर्स लगा है ओवर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आपके पास प्रेशर जनरेट हुआ। जब आप ऐसा प्रेशर जनरेट करते हैं तो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण इन दो फेसेस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली जो अपोजिट फेसेस हैं, जैसे हमारे पास मैं यहां पर इस समय जो दो अपोजिट फेसेस जो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, एक तो मैं ये वाला फेस ले लेता हूं लेफ्ट साइड वाला जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, एक राइट साइड वाला फेस लेता हूं जिसको मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं। तो हम कह रहे हैं जब आप टॉप और बॉटम पे आप कुछ प्रेशर जनरेट करेंगे, तब आपके पास इस क्रिस्टल की लेफ्ट और राइट सरफेसेस पे कुछ चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। जैसे मैं लेट कर रहा हूं कि इस समय इसके लेफ्ट साइड में कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और आपके पास इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज इसके बिल्कुल ऑपोजिट फेसेस में क्या हो गया, डेवलप हो गया। आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये कुछ खास तरह के क्रिस्टल्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि अगर हम उन क्रिस्टल्स को सेट करें अंडर सर्टेन प्रेशर, तब आपके पास जिन फेसेस पे आप प्रेशर लगा रहे हैं उन फेसेस को छोड़ के जो बाकी के फेसेस हैं, चाहे आपके पास फ्रंट, बैक या लेफ्ट या राइट, उन फेसेस पे खुद ब खुद चार्जेस का डेवलप हो जाना, मींस ईदर द पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज। तो मुझे बताइए, अगर एक फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और दूसरे फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, इसका मीनिंग है यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हम इस क्रिस्टल से क्या कर सकते हैं, हम क्रिस्टल को अगर बाहर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ अटैच करें तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आपके पास करंट फ्लो करना शुरू कर देगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, विच इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। तो आपने क्या देखा, आपने प्रेशर डेवलप करके क्रिस्टल की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण सर्किट में क्या फ्लो करने लगी, करंट। तो हमने यही कहा था piezoelectric, as the name specifying, piezoelectric stands for कि with the help of the pressure how electricity can be generated। तो हम इसको एज ए ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांसड्यूसर्स का मेन काम क्या होता है, ट्रांसड्यूसर का मेन काम होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना विदाउट लूजिंग द एनर्जी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या रहना चाहिए, होल्ड रहना चाहिए। तो मुझे बताइए, ये क्रिस्टल जो है एक ट्रांसड्यूसर्स की तरह क्या कर रहा है, जिसमें हमने एक प्रेशर एनर्जी मींस मैकेनिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम कहां पर यूज करते हैं, इस इफेक्ट का यूज होता है बेटा हमारे मोबाइल फोन का जो माइक्रोफोन है वहां पर ये क्रिस्टल्स लगे होते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारे बात करने के कारण हमारा जो साउंड वेव है वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर जनरेट करता है। उस हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण जब इस क्रिस्टल के अबाउट वो हाई और लो प्रेशर जनरेट होता है तो उसके कारण आपके पास पोलैरिटीज डेवलप होती हैं क्रिस्टल्स के अपोजिट फेसेस के ऊपर, और वो पोलैरिटीज आपके पास इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करती हैं, और उन इलेक्ट्रिकल पल्सेस के कारण हमारी साउंड वेव किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में। तो इसका मीनिंग है हमारा माइक्रोफोन जो आपके पास हमारी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर रहा है विद इन दैट पर्टिकुलर मोबाइल सर्किट, तो वो एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम कर रहा है। और वहां पर लगा हुआ क्रिस्टल जो माइक्रोफोन हमारे यूज हो रहे हैं, वो माइक्रोफोन कौन से हैं, वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं। अब बेटा आपने एक चीज और पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि नेचर हमेशा सिमेट्री को लव करता है। हमने पढ़ा है नेचर ऑलवेज लव्स सिमेट्री। तो मुझे बताइए, अगर प्रेशर जनरेट करने के कारण पोलैरिटीज डेवलप हो रही है, इसका उल्टा भी हो सकता है। कहने की है कि अगर मैं इसी क्रिस्टल के ऊपर क्या करूं,
मैं कुछ प्रेशर जनरेट करूं तो तब हम देख सकते हैं कि उस क्रिस्टल के ऊपर या तो स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा या फिर स्ट्रेन जनरेट होगा। स्ट्रेस या स्ट्रेन जनरेट होने का मीनिंग क्या हो गया कि जब मैं इस क्रिस्टल के किन्हीं दो ऑपोजिट फेसेस के ऊपर पोलैरिटीज डेवलप करता हूं, कोई एक तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी और दूसरी तरफ नेगेटिव पोलैरिटी, तो हम देखेंगे या तो क्रिस्टल आपके पास कंप्रेस हो जाएगा या फिर क्रिस्टल आपके पास अपनी लेंथ को क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। जैसे आप देख रहे हैं, हमने प्रेशर को जब जनरेट किया तो क्रिस्टल के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई और राइट साइड में नेगेटिव। लेकिन वहीं पे देखिए, अगर बेटा मैं इस क्रिस्टल के ऊपर स्ट्रेन जनरेट करता, प्रेशर को रिलीज करता, मीन्स अब मैं अवे फ्रॉम, जिस तरफ आप फोर्स लगाते हैं, मैं अवे फ्रॉम द फोर्स, मैं इस क्रिस्टल के ऊपर स्ट्रेन जनरेट करता हूं, तो यहां पर पोलैरिटीज क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। जिस पर्टिकुलर फेज पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब उस फेज पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जिस फेज पे पहले नेगेटिव था, अब वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि अगर आप क्रिस्टल के ऊपर देखिए, जब आप प्रेशर लगा रहे हैं, मैं जब स्ट्रेस की बात कर रहा हूं और जब आप स्ट्रेन की बात करेंगे, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की जब बात होगी तो पोलैरिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं ऑन द क्रिस्टल। ये तो पहला इफेक्ट हो गया जब हम प्रेशर के कारण इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने की बात करें। लेकिन मैंने कहा कि नेचर तो सिमेट्री को भी लव करता है। अगर मैं इसी नेचर की सिमेट्री की बात करूं और इसी पर्टिकुलर डायग्राम को फिर दोबारा से अगर हम देखें, तो ध्यान रखिएगा बेटा, इस बार फिर दोबारा से मैं वही सेम डायग्राम आपके पास यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन इस बार हम केस क्या लेंगे, इस बार हम केस थोड़ा सा अलग लेंगे, मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट केस। मैंने वही क्रिस्टल लिया है, लेट करते हैं ये वही क्रिस्टल है, सिर्फ फर्क ये है कि आपके पास इस बार हम इस क्रिस्टल पे, ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि रफ डायग्राम डेवलप कर रहे हैं, जस्ट आप इसको इमेजिन कीजिए, ये वही क्रिस्टल है जो क्रिस्टल हमने ऊपर बनाया, लेकिन इस बार इस क्रिस्टल पे हम प्रेशर जनरेट नहीं कर रहे। इस बार मैं क्या करता हूं, इस क्रिस्टल की टॉप सरफेस पे एनी हाउ मैं पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता हूं। अब वो कैसे जनरेट किया जाएगा पॉजिटिव चार्ज, वो आपको बताया जाएगा। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट फेस में हम खुद ब खुद कुछ नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट का क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो जब आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट वाला काम करेंगे, इसी क्रिस्टल, सेम क्रिस्टल, कौन से क्रिस्टल, या तो क्वार्ट्ज के कारण या कैल्साइट के कारण या टर्मलाइन क्रिस्टल जो आप ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में ले रहे हैं, तब आप क्या देखेंगे कि जब आप ऑपोजिट मीन्स पोलैरिटीज डेवलप करेंगे किन्हीं दो ऑपोजिट फेसेस के ऊपर, तो इस क्रिस्टल का लेंथ पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं कि ये क्रिस्टल अपनी लेंथ को क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। जस्ट एक रफ डायग्राम से मैं इसको दिखा रहा हूं कि क्रिस्टल ने अपने साइज को क्या कर दिया। देखिए, पहले लेंथ इतनी थी, अब लेंथ आपके पास यहां से लेके यहां तक हो गया। नो डाउट यहां से भी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन उस लेंथ को भी मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि दिस लेंथ इज नाउ एक्सटेंडेड। तो आपके पास, ध्यान रखिएगा बेटा, ये लेंथ आपके पास क्या हो चुकी है, ये लेंथ आपके पास यहां पर इंक्रीज हो चुकी है। हालांकि ये कब हुआ, जब आपने पोलैरिटीज डेवलप की, तो हमने देखा ये क्रिस्टल अपनी लेंथ को क्या कर गया, एक्सटेंड कर गया। जब मैंने टॉप पे पॉजिटिव चार्ज दिया, बॉटम पे नेगेटिव दिया, तब मैंने कहा क्रिस्टल की लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन अगर मैं पोलैरिटी को रिवर्स करता हूं, मीन्स अगर मैं टॉप पे पॉजिटिव चार्ज की बजाय नेगेटिव चार्ज डेवलप करता हूं और बॉटम पे नेगेटिव चार्ज की बजाय इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता हूं, तो क्रिस्टल पास अपनी लेंथ को बढ़ाएगा नहीं, अब वो डिक्रीज करेगा। मीन्स जो पहले पोलैरिटी थी, अगर उससे लेंथ बढ़ रही थी, अब नेक्स्ट टाइम पोलैरिटी चेंज करने पे लेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। तो आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल का एक स्ट्रेंज बिहेवियर है। कैसा स्ट्रेंज बिहेवियर, कि जब क्रिस्टल के ऊपर प्रेशर जनरेट किया जा रहा है तो वो पोलैरिटी डेवलप कर रहा है, अगर प्रेशर को रिलीज किया जाता है पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। और वहीं पे अगर उसका उल्टा, अगर हम क्रिस्टल के ऊपर पोलैरिटीज डेवलप करते हैं तो क्रिस्टल या तो अपनी लेंथ को एक्सटेंड कर रहा है, और पोलैरिटीज को अगर रिवर्स करते हैं तो लेंथ को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्रिस्टल है, ये पोलैरिटीज, ऑपोजिट पोलैरिटीज देने के कारण अपनी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। इसका मीनिंग है इस क्रिस्टल में क्या प्रोड्यूस होने लगा, इस क्रिस्टल में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा by developing the polarities over the faces of the crystal। तो ये जो बिहेवियर है क्रिस्टल का, इसी स्ट्रेंज बिहेवियर को हम क्या नाम दे रहे हैं, इसी स्ट्रेंज बिहेवियर को हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला वाला इफेक्ट जो था प्रेशर जनरेट करने के कारण पोलैरिटीज डेवलप हुआ, इसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि हमने कहा नेचर ने
नेचर में सिमेट्री हमेशा ओबे होती है, तो इसलिए जो सेकंड केस जो मैंने यहां पर दिखाया है, इसको इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम पूरी वर्किंग इसकी बताएंगे, इसकी वर्किंग ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर को डिस्कस करेंगे। अब पूरी वर्किंग को डिस्कस करने के लिए अब आपने सर्किट डायग्राम कौन सा लेना है? ये सर्किट डायग्राम जो आपके सामने शो हो रहा है। अब देखिए बेटा, इस सर्किट डायग्राम को समझने के लिए आप अपने पहले वाले लेक्चर को भी क्या कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, जब हमने मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर का केस किया था। अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर की मदद से, मींस पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर की मदद से जब हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करेंगे तो उसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और वो कैसे रोल प्ले कर रहा है, वो इफेक्ट कहां पर यूज हो रहा है इस सर्किट में, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इस सर्किट को समझना जरूरी है। अब देखिए, ये आपके पास 3 टर्मिनल डिवाइस जो दिखाया जा रहा है, जिसमें हम प्लेट ले रहे हैं पी, हम जिसमें एक कैथोड ले रहे हैं के, हम बॉटम पे ये एक फिलामेंट ले रहे हैं, जिस फिलामेंट को दिखाया गया है यहां पर, इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे पास ये जी है, दिस इज योर ग्रिड, दिस इज प्लेट, दिस के इज योर कैथोड। तो नो डाउट ये सब जो पार्ट हम प्लेट, ग्रिड और कैथोड जो हम दिखा रहे हैं और फिलामेंट एफ जो दिखाया जा रहा है, ये बेटा आपके पास एक ट्रायोड है। और ट्रायोड की वर्किंग को मैं ऑलरेडी आपके पास प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूं। अगर आपने ट्रायोड को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो इसमें इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए प्रीवियस वीडियो जो हमने मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर के ऊपर बनाया है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। अब बेटा देखिए, इसी सर्किट डायग्राम में आप देखिए, इस सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या यहां पर एक इंडक्टर कॉइल के बिल्कुल पैरेलल में कैपेसिटर है? क्या वो कैपेसिटर वेरिंग कप है? यस। ये जो सर्किट अरेंजमेंट है बेटा, ये हमने मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में भी यूज की थी, और इस सर्किट अरेंजमेंट को हमने वहां पर नाम दिया था टैंक सर्किट। क्या नाम दिया था? टैंक सर्किट। तो इस सर्किट का मेन काम था, हमारे पास जो हाई टेंशन बैटरी सोर्स जो हमने बाहर लगाया है, जब हम नंबर ऑफ बैटरीज को सीरीज में लगाते हैं तो आपके पास उस बैटरी से ड्रा होने वाली डायरेक्ट करंट को हम इस सर्किट, इस टैंक सर्किट की मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर भी एलसी ऑसिलेटर सर्किट का मेन काम वैसा ही है जैसे आपने मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर में पढ़ा। अब देखिए बेटा, यहां पर भी 2 इंडक्टर कॉइल्स हैं। एक इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L1 ले रहे हैं और दूसरी इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L2 ले रहे हैं। और ये इंडक्टर कॉइल ये आपस में क्या है, इंडक्टिवली कपल्ड है। मैं लाइन के साथ इसको, डार्क लाइन रेड के लाइन के साथ इसको ज्वाइन करके दिखा रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये इंडक्टिवली कपल्ड है। अब इंडक्टिवली कपल्ड का मीनिंग क्या होता है? अब फिर दोबारा से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस जो वीडियो है मेरा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि इंडक्टिवली कपल्ड आपके पास कॉइल्स क्या होती हैं, हमने मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर के सर्किट डायग्राम में हमने आपको बताया है। तो बिल्कुल वही इंडक्टिवली कपल्ड का कंसेप्ट यहां पर भी है, लेकिन हम उनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा अब यहां से मिटा रहा हूं, ताकि हम इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें। जस्ट वेट अ मिनट, मैं इस पे जितना भी टर्म्स यूज किए मैं उसको हटा देना चाहता हूं। ठीक है, अब देखिए 2 मिनट, अगर ये कंट्रोल Z करके मैं इसमें से हटा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस डायग्राम की मदद से मैं इसकी पूरी वर्किंग को आपको क्या कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखिए, जस्ट वेट अ मिनट। अब देखिए बेटा, अब पूरा वर्किंग जो होगा वो इसी डायग्राम के बेस पे हम आपको बताएंगे। आपके पास बेटा ये जो HT है, जो HT दिखाया जा रहा है, ये HT आपके पास, ये HT जो हम दिखा रहे हैं, ये बेटा हाई टेंशन बैटरी सोर्स है। बैटरी सोर्स है। हाई टेंशन बैटरी सोर्स मीन्स
जब आप बहुत सारी नंबर ऑफ बैटरीज, देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम लेंथ यानी इंक्रीज लेंथ से दिखाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को स्मॉल लेंथ से दिखाते हैं। अब बेटा आप देखिए, आप जब इस तरह की नंबर ऑफ बैटरीज को जब आप सीरीज में लगाएंगे तो मुझे बताइए आपके पास ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बैटरीज लगी हैं, नंबर ऑफ बैटरीज हैं बीच में। जो ये जो दिखाया जा रहा है ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर हम डॉट 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 जो लगा रहे हैं, डॉट दिखा रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ बैटरीज को सीरीज में लगाया हुआ है। और ओवरऑल पोटेंशियल जो बैटरी का है वो बहुत ही हाई है, इसलिए हम हाई टेंशन इसको बैटरी सोर्स कह रहे हैं। अब इस हाई टेंशन बैटरी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को देखिए बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल को हमने इंडक्टर कॉइल L2 से होते हुए हमने प्लेट P के साथ कनेक्ट किया है। भाई कौन सी प्लेट? ये वाली प्लेट P। इसको हमने ट्रायोड के केसेस में, जब आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो वहां पर इस ट्रायोड के केस में हमने इसको एनोड कहा था। अब ये मेटालिक प्लेट है विच इज कनेक्टेड टू द हाई पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इस मेटालिक प्लेट के ऊपर क्या चार्ज, कौन सा चार्ज हो गया? हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, इसलिए हम इसको एनोड भी कह सकते हैं। सिमिलरली देखिए बेटा, अब इस हाई टेंशन बैटरी सोर्स, आप इस वाले हिस्से को देखिए, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल यहां से आते हुए किसके साथ कनेक्टेड है? कैथोड के साथ। इस कैथोड को देखिए, ये भी मेटल प्लेट है। भाई कैथोड C, हमने लास्ट टाइम वीडियो में इसको C से रिप्रेजेंट किया था। कैथोड भी मेटल प्लेट है, पर लेकिन ये मेटल प्लेट हाई नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज है? हाई नेगेटिव चार्ज। हम इसीलिए इसको अनदर नेम दे रहे हैं और इसको हम नाम दे रहे हैं कैथोड। क्या नाम दे रहे हैं? कैथोड। अब ये मेटल प्लेट है। अब मेटल प्लेट है तो इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। अब एटम्स तो आपको पता है न्यूट्रल होते हैं विद इन द मेटल, लेकिन उन एटम्स की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड हैं। और जब आप इस कैथोड, इस मेटल प्लेट को बाहर से फिलामेंट F के साथ कनेक्ट करते हैं, मींस फिलामेंट F को जब हम इसके साथ अटैच्ड स्मॉल बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो आपके पास ये जब ये फिलामेंट ग्लो करता है तो फिलामेंट के ग्लो करने के कारण हीट जनरेट होती है, और वो हीट एनर्जी जब इस मेटालिक प्लेट C को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, एनर्जी जब इस मेटालिक प्लेट को मिलेगी तो एनर्जी उन सभी एटम्स को मिलेगी जो इस मेटालिक प्लेट C में लाई कर रहे हैं। अब हमने कहा कि C में लाई करने वाले जितने भी एटम्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में लाई करने वाले इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ, तो जब ये वो एनर्जी रिसीव करेंगे तब वो आपके पास इजेक्ट आउट हो जाएंगे अपनी शेल से। आपके पास जब फिलामेंट को आप ग्लो करते हैं तो फिलामेंट को ग्लो करने पे आपके पास वो हीट एनर्जी जब इन कैथोड के एटम्स तक पहुंचती है, इन कैथोड्स के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो इस एनर्जी को रिसीव करने के कारण इजेक्ट आउट हो जाते हैं। और कैथोड का हाई नेगेटिव पोटेंशियल उन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर क्या करता है? रिपेल करता है, और ये सभी इलेक्ट्रॉन एनोड के हाई पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंच जाते हैं? एनोड तक पहुंचते हैं। अब मुझे बताइए, बाहर की बैटरी के कारण आपके पास कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से थे? थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, हीट के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए। अब सर्किट में, अब कौन सा सर्किट? अब इस सर्किट को देखिए जिसको मैं रेड लाइन के साथ दिखा रहा हूं। देखिए ये वाला सर्किट, इस सर्किट की बात कर रहा हूं मैं। अब ये जो सर्किट है ये आपके पास कनेक्टेड हो चुका है, क्योंकि इस सर्किट में अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। अब क्योंकि करंट जब इस जंक्शन से क्रॉस करती है तो करंट सिर्फ आपके पास कैथोड के पास नहीं जा रही, करंट आपके पास इस जंक्शन के पास ही जा रही है जो आपके पास LC ऑसिलेटर है। LC ऑसिलेटर के पास है। जब ये करंट LC ऑसिलेटर के पास जाती है तो ये करंट देखिए इस जंक्शन पे इस कैपेसिटर के पास आती है, और करंट क्या है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब ये चार्ज आपके पास इस कैपेसिटर तक पहुंचता है तो इस कैपेसिटर के एक एंड को पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर के दूसरे एंड पे डेवलप हो जाता है। और जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो ये कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज करता है। और डिस्चार्ज कैसे करेगा? डिस्चार्ज करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आपके पास ये कैपेसिटर
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब डिस्चार्ज करता है तो करंट का फ्लो देखिए बेटा ये यहां से इस तरफ फ्लो करना शुरू करेगा, इस सर्किट में। कैसा? क्लॉकवाइज। अब देखिए जब करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही है बिकॉज ऑफ द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, तो शुरू में जब कैपेसिटर फुली चार्ज था तो करंट भी मैक्सिमम थी। आपके पास जब आपके पास जब आपके पास कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट भी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है। अब जब ये करंट फ्लो करती है इस इंडक्टर कॉइल से, तो आपने पढ़ा है कि जब करंट मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अबाउट डेवलप होगी वो भी मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे सर्किट में करंट कम हो रही है, देखिए वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आप जा रहे हैं करंट, क्योंकि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो स्ट्रेंथ कम हो रही है, चार्ज कम कम होता जा रहा है। जैसे जैसे करंट कम हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस इंडक्टर कॉइल वो भी क्या करने लगेगा? डिक्रीज करने लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस इंडक्टर कॉइल के अबाउट मिनिमम वैल्यू को रीच करेगी। अब देखिए इस इंडक्टर कॉइल L1 के अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होने का मीनिंग है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउडेड है, और मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होने का मीनिंग है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लेस क्राउडेड है। अब मुझे बताइए कि जब इस इंडक्टर कॉइल के अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स मींस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैक्सिमम से मिनिमम जा रही है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इस पर्टिकुलर कॉइल के अबाउट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपके पास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है मैक्सिमम टू मिनिमम। हम कह रहे हैं फ्लक्स क्या होने लगा? फ्लक्स आपके पास चेंज होने लगा। और आपने बेटा फैराडेज लॉ में पढ़ा है कि आपके पास जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वो ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? ईएमएफ इंड्यूस कर देगा किसमें? इसी कॉइल में, L1 कॉइल में। और जब ये ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा कि ये आपके पास ईएमएफ का इंड्यूस होने का मीनिंग है कि सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाना, और इसके कारण आपके पास इंड्यूस्ड करंट आपके पास सर्किट में फ्लो करती है। और वो इंड्यूस्ड करंट सर्किट में इस तरह से फ्लो करेगी कि अब कैपेसिटर का टॉप जो प्लेट था जिसको मैंने पहले नेगेटिव बताया था, अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जबकि कैपेसिटर की लोअर प्लेट जो पहले शुरू में पॉजिटिव थी अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जब कैपेसिटर फिर दोबारा से फुली चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि जब वो फुली चार्ज होता है तो फिर दोबारा से वो अपने आप को क्या करता है? डिस्चार्ज करता है। पर लेकिन इस बार डिस्चार्ज वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब वो डिस्चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ करेगा। पर लेकिन इस बार डिस्चार्ज का डायरेक्शन देखिए बेटा वो आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए पहले क्लॉकवाइज डिस्चार्ज था, अब एंटी क्लॉकवाइज है। मींस पहले जो करंट फ्लो कर रही थी वो क्लॉकवाइज थी सर्किट में, कौन सी? एलसी सर्किट में। और अब जो करंट फ्लो कर रही है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब मुझे बताइए कि आपके पास ऐसा होते समय हो रहा क्या है? हो रहा यह है कि हमारे पास तो हाई टेंशन बैटरी सोर्स से हमारे पास तो डायरेक्ट करंट आ रही है, लेकिन वो डायरेक्ट करंट जब आपके पास इस एलसी सर्किट में पहुंच रही है तो वो एलसी सर्किट में देखिए वो करंट कभी मैक्सिमम हो रही है, वो करंट कभी मिनिमम हो रही है। इसका मीनिंग है करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और साथ साथ देखिए कभी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, कभी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मीनिंग है डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो क्या हमने इस एलसी सर्किट की मदद से क्या हमने डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया? यस, हमने इस एलसी ऑसिलेटर की मदद से हमने डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो करंट देखिए, करंट के चेंज होने के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम और मिनिमम हो रही है इस कॉइल के अबाउट, इस कॉइल के सराउंडिंग रीजन में, देखो बेटा वो सिर्फ इसी कॉइल के अबाउट नहीं है, क्योंकि सेकंड कॉइल L2V L1 के काफी क्लोज होती है। हमने चाहे डायग्राम में दूर दिखाई है पर लेकिन L2 इज लाइंग वेरी क्लोज टू L1, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास L2 के पास भी पहुंच रही है। अगर L1 पास देखिए, अगर ये लेट करता हूं कि मेरे पास L1 कॉइल है और इसके साथ ही L2 कॉइल है, आप इन कॉइल्स को हमने ऐसे दिखाया है L1 एंड L2। अब जस्ट इमेजिन कीजिए अगर L1 के अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम हो रही है, तो वो मैक्सिमम फील्ड इस सेकंड कॉइल के पास पहुंच रही है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर पहली वाली कॉइल के अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड कॉइल के पास भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का एक साथ कम होना
या एक साथ इंक्रीज होना, इसका मीनिंग दोनों कॉइल में एक जैसा हो रहा है, L1 और L2 में। इसलिए हमने इनको एक ब्लू लाइन के साथ कनेक्ट किया है और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये इंडक्टिवली कपल्ड है। इंडक्टिवली कपल्ड का मीनिंग क्या हो गया कि जब आपके पास L1 और L2 के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर एक जैसा हो, एक जैसा आपके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एक साथ इंक्रीज करे और एक साथ डिक्रीज करे। अब आप देखिए, ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास सिर्फ L1 और L2 तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस कॉइल L3 तक भी पहुंच रही है, जो L3 हमने इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है। अब देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण मैं लेट करता हूं, इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस हुआ कि इस L3 के टॉप पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और बॉटम पोर्शन पे आपको नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ। पोटेंशियल जो डिफरेंस जनरेट हुआ, मींस ईएमएफ जो जनरेट हुआ, वो इस तरह का था कि टॉप पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और बॉटम पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि आपने इस कॉइल L3 को बेटा टॉप पोर्शन को आपने कनेक्ट किया हुआ है मेटालिक रॉड ए के साथ, आप इसको मेटालिक प्लेट ए कह सकते हैं, और बॉटम वाले कॉइल के हिस्से को आपने कनेक्ट किया है मेटालिक प्लेट बी के साथ। और ये मेटालिक प्लेट ए और बी ये मेटल प्लेट्स हैं। जैसे आमतौर पे आप देखिए, आपके पास एक बुक है, अगर ये प्लेट की फॉर्म में, तो एक मेटालिक प्लेट ए टॉप पे है और इसी तरह की मेटालिक प्लेट क्या है, बॉटम पे है, जिसको हम बी से दिखा रहे हैं। और दोनों मेटालिक प्लेट जब एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो दोनों मेटालिक प्लेट्स आपके पास किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मीनिंग है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि टॉप पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इस मेटालिक प्लेट के टॉप पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और क्योंकि लोअर बॉटम्स ऑफ द कॉइल पे आपके पास नेगेटिव चार्ज था, इसलिए इस प्लेट बी पे आपके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखिए, इन मेटालिक प्लेट्स के भीतर आपने एक सी क्रिस्टल रखा है, और ये सी क्रिस्टल कौन है? ये सी क्रिस्टल आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और अभी अभी बेटा मैंने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की प्रॉपर्टी आपको बताई थी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? मैंने कहा था कि जब आप इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को देखिए, इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब आप इस पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को किसी ऐसी फील्ड में रखें कि टॉप पे आप नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दें और बॉटम पे आप पॉजिटिव चार्ज डेवलप करें, तो क्रिस्टल अपनी लेंथ को क्या कर देगा? या तो एक्सटेंड कर देगा या फिर कंप्रेस करेगा। तो हमारे केस में भी ऐसा ही होगा। हमारे केस में क्या होगा कि जब आपके पास, हमारे केस में देखिए बेटा, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट हुई कि क्रिस्टल के टॉप पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और बॉटम पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज आया, मैं लेट करता हूं क्रिस्टल ने अपनी लेंथ को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। जब क्रिस्टल ने अपनी लेंथ को इंक्रीज किया, लेकिन क्योंकि आपके पास LC ऑसिलेटर में ये थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर पोलैरिटीज चेंज हो रही है। आपके पास करंट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम से मिनिमम जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम पे जाएगी, अब आपके पास L3 तक मैग्नेटिक फील्ड जब मिनिमम होगी, अब यहां पर जो EMF जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब उसके कारण पोलैरिटीज रिवर्स हो जाएंगी। अब टॉप पे नेगेटिव आ जाएगा और बॉटम पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब टॉप पे नेगेटिव आने के कारण अब अपर प्लेट में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और बॉटम पे पॉजिटिव आने के कारण, क्योंकि बॉटम बी जो है कनेक्टेड है लोअर एंड ऑफ द कॉइल के साथ, तो बॉटम पे आपको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, अभी उसी पर्टिकुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडीशन चेंज हो चुकी है। पहले टॉप वाली कॉइल पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज था, बॉटम वाली पे नेगेटिव था, लेकिन अब क्या हो गया? अब टॉप पे नेगेटिव आ गया और बॉटम वाले में पॉजिटिव आ गया है। अब इसके कारण क्या होगा कि पहले केस में आपके पास क्रिस्टल जब आपके पास लेंथ को एक्सटेंड कर रहा था, अब पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है कंडीशन। अब क्रिस्टल ने अगर एक्सटेंड किया था अपनी लेंथ को, तो इस सिचुएशन में क्रिस्टल अपनी लेंथ को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, अब क्रिस्टल अपनी लेंथ को रिड्यूस कर देगा। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि LC ऑसिलेटर, ये जो LC ऑसिलेटर यहां पर हमने जो सर्किट में लगाया है, इस LC ऑसिलेटर के कारण जो प्रोड्यूस जो ऑसिलेशंस हैं, वो आपके पास इस कैपेसिटर्स के अबाउट पॉजिटिव पोलैरिटीज और नेगेटिव पोलैरिटीज को कंटिन्यूअसली एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या कर रही है? चेंज कर रही है।
और उसकी पोलैरिटीज के चेंज होने के कारण जो क्रिस्टल हमने पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो हमने उन प्लेट्स के भीतर रखा है एज ए मीडियम के तौर पे, वो क्रिस्टल आपके पास क्या करने लगा है, वाइब्रेट करने लगा है। लेकिन ये जो वाइब्रेशन इस क्रिस्टल में जो प्रोड्यूस होगी बेटा, वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब हमारा काम है रेजोनेंट कंडीशन एस्टैब्लिश करना। अब आपके पास रेजोनेंट कंडीशन कैसे एस्टैब्लिश होगी? अब रेजोनेंट कंडीशन के लिए बेटा आप इस एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि एलसी ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एलसी। हमारे पास इस एलसी ऑसिलेटर में इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L1 था और कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 थी, लेकिन हमने C1 जो था वो एक वेरिएबल कैपेसिटर रखा था। इसका मीनिंग है हम L1 को तो चेंज नहीं कर सकते, उसका वैल्यू फिक्स था, लेकिन C1 वेरिएबल था। इसका मीनिंग इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, जब C1 की वैल्यू को जब मैं वेरी करूंगा, हम न्यू की वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो मुझे बताइए, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, C की वैल्यू को इस तरीके से आपने चेंज करना है कि न्यू जो है वो आपके पास इंक्रीज हो, और न्यू की वैल्यू को इस तरीके से इंक्रीज करना है कि आपके पास एलसी ऑसिलेटर का जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी। मैं इसको एलसी ऑसिलेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जब बिल्कुल बराबर हो जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड। कौन सी रॉड? जो हमारे पास नॉट रॉड बट क्रिस्टल, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। जब ये कंडीशन एस्टैब्लिश होगी कि जब आप C1 की वैल्यू को वेरी करते करते इतना वेरी कर दें कि न्यू की वैल्यू बिल्कुल बराबर हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, तब आपके पास यहां पर रेजोनेंट कंडीशन डेवलप हो जाएगी। कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी? रेजोनेंट कंडीशन। और रेजोनेंट कंडीशन के दौरान आपके पास ये पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है बेटा, ये सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। और जब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा, तो इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के दौरान बेटा इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होंगी? वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। मींस वो साउंड वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होगा। और हमारे इस केस में आमतौर पे जो फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं, जो फ्रीक्वेंसीज जो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की मदद से जो हम डेवलप करते हैं बेटा, वो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ हर्ट्ज तक की होती है। 10⁸ हर्ट्ज। तो खुद सोच लीजिए, हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो तो हम कहते थे कि भाई कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होने लगी हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। मुझे बताइए, 20 किलो हर्ट्ज का तो वैल्यू हो गया 20 × 1000 हर्ट्ज। इसका मीनिंग मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 10⁻⁴। आपके पास कितना हो गया? 4 हर्ट्ज। इतना ही होगा। और हमारे पास कितनी डेवलप हो रही है? 10⁸ हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज यहां पर क्या होती है, जनरेट होती है। तो मैं कह रहा हूं कि जो क्रिस्टल है जब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा, तो आपके पास उस क्रिस्टल के सराउंडिंग एयर के मॉलिक्यूल्स भी इसी फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और जब एयर के मॉलिक्यूल इस हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, तो साउंड वेव जो प्रोड्यूस होगा, वो साउंड वेव इस तरह का साउंड वेव जनरेट करेगा, वो आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करेगा। तो दिस इज हाउ सच क्रिस्टल कैन बी यूज्ड इन एक्चुअली डेवलपिंग या इन मेकिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो आपके पास देखिए, अब सर्किट डायग्राम पूरी तरह से फिल हो चुका है, लेकिन शुरू में जो सर्किट डायग्राम बनाया था, आप अपने वीडियो को रिवर्स में ले जाके शुरू में वीडियो को पॉज करके इसका स्नैपशॉट उठा लीजिएगा, ताकि आपको सर्किट डायग्राम क्या है और सर्किट डायग्राम को कैसे यूज करना है आपको समझ में आ सके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो स्टेप बाय स्टेप जो आप प्रोसेस बताते हैं, इसको समझना जरूरी होता है इन अंडरस्टैंडिंग द पीजोइलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को जाते जाते लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो की मदद से अपना नॉलेज जो है वो इंक्रीज कर सके। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल।